हो सकता है और दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने यहाँ पर चुनावी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। इसी के बीच राजस्थान में हम देख रहे हैं कि बीजेपी बड़ी संख्या में पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को पार्टी में लेने के प्रयास कर रही है। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी पार्टी में आ भी रहे हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके विधायक बने, उन्हीं में से आज एक हमारे साथ हैं पिलानी के विधायक जेपी चंदेलिया, जो राजस्थान के गृह मंत्री रहे हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं। चंदेलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। थैंक यू मैडम। गृह मंत्री नहीं, गृह सचिव। आपने गृह माफ मंत्री कीजिए, बोल दिया। सॉरी सॉरी, फिर तो बिल्कुल सही बात है आपकी। मेरा गृह आपके आपकी सचिव से ही आपकी एडवांस जी शुभकामनाओं के लिए बधाई। थैंक यू। तो मतलब राजस्थान के गृह मंत्री बनने का सपना आपके जहन में है अभी। मुख्यमंत्री सपना हर अशोक आदमी को गहलोत देख तो करके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इस 3 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों बार गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा है मोटा मोटी उन्होंने। हालांकि इस वक्त एमओएस तो उन्होंने बनाया यादव जी को, लेकिन बहरहाल बात शुरू करते हैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र से, जिसका 25 नंबर ये विधानसभा क्षेत्र है पिलानी का, जहां से राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष जो है सुमित्रा सिंह, वो भी इसी पिलानी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई। पिलानी की अपनी अहमियत है, यहाँ पर बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। पिलानी की अपनी प्रतिष्ठा है इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर, पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में। इसी पिलानी विधानसभा क्षेत्र में जब आप विधायक बनकर पहुंचे तो 7 बार चुनने वाले विधायक को हराकर आपने प्रशासनिक अधिकारी से राजनीति का सफर तय किया। जेपी चंदेलिया जी, शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे। बतौर प्रशासनिक अधिकारी जो आपने काम किया और अब 5 साल पूरे होने वाले हैं विधायक के रूप में, कितना फर्क दोनों जिम्मेदारियों में आपने महसूस किया? देखिए, दोनों ही अपने अलग अलग हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट भी हैं। ब्यूरोक्रेट जो राजनीति में जो हमारे मैटर करते हैं, मंत्री हुए, सीएम हुए, दूसरे जो काम देखने वाले पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको सहयोग करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनको सप्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से जो दूसरा जो पार्ट हमारे पॉलिटिशियंस का है, वो भी ब्यूरोक्रेट पर कुछ एक्सटेंट तक इसलिए निर्भर करते हैं कि सारी सूचनाएं, सारा सपोर्ट, सारा फाइलिंग, सारे सजेशन, वो सारे के सारे नीचे से प्राप्त होते हैं। इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं दोनों के, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो और चाहे पॉलिटिशियन। जी जी, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेट होते हैं तो दबाव में काम करते हैं कि राजनीतिज्ञों का प्रेशर है, तनाव है, उनका दबाव है। और जब आप राजनीति में होते हैं तो यही काम ब्यूरोक्रेट्स पर आपकी तरफ से भी डाला जाता है। देखिए, बहुत लंबी लंबी यात्रा मैंने ब्यूरोक्रेसी तय की। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेज हैं, तब मैं ब्यूरोक्रेसी में था, जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेज हैं, वो कभी भी हम पर कोई दबाव उनका मैंने ये माना हो तो दबाव क्या है, वो अपना अपनी ड्यूटी वो करते हैं और हम अपनी ड्यूटी करते हैं। ठीक है, इससे कोई दबाव वाली बात नहीं है। एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें और मकसद दोनों का एक है कि शासन ठीक चलना चाहिए, काम ठीक होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। जिस क्षेत्र में ब्यूरोक्रेट लगा हुआ उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए और पॉलिटिशियन जिस क्षेत्र को गवर्न करता है, क्षेत्र को बिलोंग करता है, उसका विकास होना चाहिए। जी, जेपी चंदेलिया जी, राजनीति में आने का ख्याल कैसे आया आपको? देखिए मैडम, राजनीति में कोई प्री प्लान, मेरा अपना कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं यहाँ का लोकल हूँ। मैं यहाँ का लोकल हूँ, जो पिलानी विधानसभा क्षेत्र यहाँ का रहने वाला हूँ और ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए भी मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से अपने उस स्थान को जहाँ का मैं विधायक हूँ काफी तवज्जो दी। मेरे अपने जिले को मैंने तवज्जो दी, मेरे लायक कोई भी सेवा हुई तो मैंने किया और इस काम से मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे जिले के लोग प्रभावित भी हैं और उन्हीं की प्रेरणा पर, उन्हीं के बल पर, उन्हीं की ताकत पर, उन्हीं के समर्थन, उन्हीं के मत पर मैं राजनीति में आया। उन्होंने मुझे जिताया है। मेरी तरफ से उनका आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद। जी,
तो आपने पार्टी ज्वाइन करने का विचार कहां से आया और इसी पार्टी को क्यों चुना आपने, क्योंकि उस समय तो बहुत जबरदस्त लहर थी नरेंद्र मोदी की। देखिए, मन से कांग्रेसी हूँ। पारिवारिक जो पृष्ठभूमि कोई राजनीति की नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना शैली होती है काम करने की, रीति होती है, नीति होती है। मेरी पर्सनल रीति नीति कांग्रेस की विचारधारा से मिलती है कि मैं कांग्रेस में आज भी हूँ। मैं आपको बता दूं, और क्योंकि मेरे जो वोटर्स हैं वो भी मेरे को सुन रहे हैं, क्षेत्र के लोग भी सुन रहे हैं, मैंने कोशिश की थी 2013 में भी कांग्रेस का टिकट प्राप्त करने। अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण से मेरा टिकट कट गया और भारी संख्या में लोग, मेरे साथी, मेरे क्षेत्र के लोग मेरे साथ जुड़ गए और मुझे उस स्थिति में मैं तो मान लो चुनाव नहीं भी लड़ता, लेकिन मेरे साथ जो जुड़ गए थे वो कहाँ जाते। इसलिए मैंने उस समय निर्दलीय चुनाव लड़ा, 2013 का इलेक्शन, और जो जनता ने मेरे को इतना साथ दिया कि मुझे मिले लगभग 60,000 वोट, और कांग्रेस का टिकट जिसको मिला उसको मिले 4,691, 4,691 वोट। मुझे मिले लगभग 60,000 वोट। जब ये परिणाम रहा और बीजेपी बाजी मार के ले गई, तो मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बुलाया गया और सम्मान के साथ कांग्रेस मुझे दिल्ली में ज्वाइन कराई, ऑल इंडिया कांग्रेस लेवल पर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लेवल पर। और फिर 18 का चुनाव मेरे को कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैंने पार्टी का पूरी इज्जत के साथ टिकट ली और उस टिकट को सम्मान दिलाया और लगभग 14,000 वोटों मैंने चुनाव 2018 का जनता के समर्थन पर, उनकी ताकत। तो जिस जनता की आप बात कर रहे हैं जेपी चंदेलिया जी, हमने आपको हमारे फेसबुक और यूट्यूब का लिंक शेयर किया है। अगर आप वो अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर शेयर करेंगे तो जो आपकी जनता जनार्दन है, दर्शक हैं, वो आपसे सीधे सवाल भी पूछ पाएंगे। तो आपकी टीम को अगर आप ये बता देंगे तो वो जनता अभी आपसे लाइव में सवाल पूछेगी। हमने आपको लिंक आपके टेलीफोन नंबर पर ही भेजा है। सवाल ये है जी, सवाल शेयर कर लिया आपके फेसबुक पे तो जो आपके लोग हैं वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं जी। मेरा ये सवाल था चंदेलिया जी कि कांग्रेस पार्टी को हर बात देर से समझ में आती है। आपने पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा, तब भी प्रयास किया होगा पार्टी में जाने का। 100% कांग्रेस की टिकट 2013 में मैंने कांग्रेस की ये है, लेकिन कतिपय कारण होंगे, कुछ कारण होंगे जो मैं डिस्कस नहीं करना। आपका ऑडियो अचानक चला गया है। आपको सुन नहीं पा रहे जेपी चंदेलिया जी। कांग्रेस पार्टी में आपको लाने का श्रेय किसको देते हैं आप? कांग्रेस पार्टी में लाने का श्रेय मैं देता हूं मेरी पार्टी के हाईकमान और मेरे क्षेत्र की उस जनता को जो कि कांग्रेस पार्टी की लाइन पर चलती है, सिद्धांतों पर चलती है, कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करती है। मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला, झुंझुनू जिले में ये माना जाता है कि वो कांग्रेस का जिला है। तो वो सब बातें, कई फैक्टर्स हैं इसके कारण से कांग्रेस, और सबसे बड़ा फैक्टर है मेरा मन, मेरा दिल, मेरी इच्छा, मेरा मस्तिष्क कि मैं कांग्रेस की विचारधारा की पालना करूं। जी, जिस कांग्रेस की विचारधारा की आप चर्चा कर रहे हैं जेपी चंदेलिया जी, आप महसूस करते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है? मुझे जहां तक कांग्रेस ने कभी अपना रास्ता नहीं, कभी सत्य और अहिंसा का रास्ता नहीं, कभी नफरत की आग नहीं फैलाई, हमेशा मोहब्बत की दुकान लगाई, जैसे हमारे नेता श्री राहुल जी गांधी जगह जगह बोलते हैं। तो वो सब चीजें, सांप्रदायिकता नहीं फैलाई, भाई को भाई से नहीं लड़ाया, कोई नफरत का बाजार नहीं लगाया। तो वो सिद्धांत तो आज भी कांग्रेस चल रही है, जो हमारे बेसिक सिद्धांत, कहीं कोई वेरिएशन नहीं है जी, कहीं कोई विचलन नहीं। लेकिन क्या वजह है जेपी चंदेलिया जी कि आप कांग्रेस की विचारधारा पे इतने रमे हुए हैं, उसके बाद भी आपको अपनी छोटी छोटी मांगों को मनवाने के लिए मुख्यमंत्री से विधानसभा में अपनी बात को बार बार जिस
ताकत लगाकर रखना पड़ा? ऐसा लगा कि आपकी बात आपकी सरकार में सुनी नहीं जा रही है। देखिए, पिलानी विधानसभा मुख्यमंत्री महोदय ने जो सौगातें दी है वो गत 50 वर्षों का भी अगर कंपेयर करें तो ज्यादा मुझे मिली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी आवाज, हमारी मांग पर पूरा ध्यान दिया है। मैं तो वैसे भी खूब बोला हूँ विधानसभा में, खूब बोला हूँ, आपने अगर कभी सुना हो। मैंने मैं बिल्कुल सुना, एक गवर्नमेंट कॉलेज जी बिल्कुल मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस सुने, देखे, और आपकी जो मुखरता है, आपकी जो मुखरता है विधानसभा में बोलने की, टू द पॉइंट, फैक्ट शीट के साथ, क्योंकि वो आपका प्रशासनिक अनुभव भी था। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि सरकार में विधायकों की बात सुनी नहीं जा रही है। मैं जनरल बात नहीं कर रहा मैडम, मैं कह रहा हूं कि इस मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं था, एक गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं था। प्राइवेट सेक्टर में हमारा शिक्षा का बड़ा नेटवर्क, हमारे नौजवान साथियों की, हमारे आमजन की इच्छा थी कि यहाँ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। मैं एक नहीं, मैं वादा किया था कि मैं मेरे को जिता दोगे तो एक गवर्नमेंट कॉलेज बता दूंगा। मैं 4 कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से मेरे विधानसभा क्षेत्र पिलानी में 4 कॉलेजेस लाए। एक इलावा में जिसमें 850 बच्चे पढ़ रहे हैं, 600 हमारी बेटियां पढ़ रही है, 250 हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। 850 बच्चे 2 साल के अंदर 850 बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए कॉलेज मंडरेला मेरे यहाँ का क्षेत्र है, वो भी वहां भी मैंने गर्ल्स कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से लिया। तीसरा टेक्निकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज पिलानी में मंजूर करवाया। और चौथा एग्रीकल्चर कॉलेज। मेरा विधानसभा क्षेत्र मुख्यतः किसानों का है, तो किसानों के बच्चे बच्चियां एग्रीकल्चर साइंस का अध्ययन करें, अपना फार्म डेवलप करें या एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं जगह जाके नौकरी करें। एक एग्रीकल्चर कॉलेज में लेकर आया। 4 कॉलेज इस एक कार्यकाल में 4 कॉलेज लेकर आया। मुख्यमंत्री जी ने हमारी सुनी तभी तो 4 कॉलेज इस क्षेत्र में आए। 247 रोड लेकर आया, 247 रोड इस एक कार्यकाल के अंदर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का लगभग 8,700 करोड़ की प्रोजेक्ट से इस विधानसभा क्षेत्र को पानी मिलेगा, घर घर में पानी जाएगा। पिलानी विधानसभा क्षेत्र के हर कस्बे में, हर गांव में, हर आबाद घानी में पानी मिलेगा। तो 8,700 लगभग 8,700 करोड़ की योजना चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की पानी की जो मंजूर कराई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 100% आशीर्वाद है। और वो 21 में मंजूर हो गई थी, हो जाती, लेकिन 2 साल तक ये पत्रावली दिल्ली में पड़ी रही, दिल्ली में मोदी सरकार के यहाँ पड़ी रही। उन्होंने 2 साल लेट किया तो मंजूर करने, नहीं तो अब तक घर घर में पानी आ जाता। यकीनन उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कर दिया उन्होंने विलंब, 2 साल भारत सरकार ने कर दिया। अब वो मंजूर हो गई है, टेंडर होंगे, घर घर में पानी जाएगा। ये उनके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद के इतना काम आपने, विधायक जेपी चंदेलिया जी, इतना काम आपने करवाया, लेकिन उसके बाद भी आपकी विधानसभा क्षेत्र गुटबाजी से अछूती नहीं है। देखिए मैडम, ये लोकतंत्र है और विचारों में भिन्नता होना और एक दूसरे के विचार का सम्मान करना, उसका जवाब देना और अपने विचार के अनुसार प्रश्न पूछना, प्रश्न उठाना और कई बातें करना, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का एक अंग है। इसलिए मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस जन है उनके साथ और अन्य के साथ भी मेरा तो कोई मनभेद नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई मनभेद नहीं है। मतभेद पार्टी लेवल पर हो सकता है, सिद्धांतों का हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे मुंह से, मेरे साथी कहते हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स कहते हैं, एक विकास पुरुष के रूप में हमको एमएलए मिला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी अपने मुंह से बड़ाई मत समझ लेना। मेरे विधानसभा के लोग कहते हैं कि विकास पुरुष हमको मिला है। 30 साल, 40 साल, 50 साल में कर दिखाया। कई स्कूलें अपग्रेड करा दी, 18 इंग्लिश मीडियम स्कूल करा दी, जगह जगह शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया। मेरे यहाँ जो पीएचसी थी उनको सीएचसी में कन्वर्ट किया, अपग्रेड कराया। और अब तो मैं आपको कहते हुए अच्छा लग रहा है, 10 बीघा का उप जिला हॉस्पिटल
चिड़ावा में बनाया जा रहा है, इसके लिए बजट प्राप्त हो गया है। एग्रीकल्चर कॉलेज के भवन के लिए बजट प्राप्त हो गया है, आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भवन प्राप्त हो गया है, लड़कियों की कॉलेज की 2 मंजिली बिल्डिंग तैयार हो गई है। ये सारा का सारा आशीर्वाद मेरी पार्टी का है, मेरी पार्टी की राज्य सरकार का है, मेरे मुख्यमंत्री। इसलिए हमारी बात तो पूरी तरह से जेपी चंदेलिया जी, इतना कुछ हुआ, इतना कुछ कराने में आप सफल हुए, जनता आपको सुन भी रही है, देख भी रही है, लेकिन हरियाणा की तरफ से जो आपराधिक गतिविधियां आपके यहाँ भी बढ़ रही हैं और आपके यहाँ से होते हुए पूरे राजस्थान को घेर रही है, उसके लिए क्या किया आपने? देखिए, हमारे गया है, क्राइम रेट कम हुआ है। जो क्राइम रेट पहले था भारतीय जनता पार्टी के टाइम, मेरे से पहले 2 बार कंटिन्यू 10 साल तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है। उसके कंपैरिजन में क्राइम रेट को देखा जाए तो क्राइम रेट अब इस राज्य में, कांग्रेस के राज्य में कम हुआ है और पूरी सावधानी बरती जा रही है। पुलिस एसपी से लेकर के, एस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से लेकर के और नीचे के थाना के स्टाफ तक हर व्यक्ति अलर्ट है। जो अपराध करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सही आप कह रहे हैं कि मेरा विधानसभा क्षेत्र बॉर्डर का है, हरियाणा से मेरा बॉर्डर बिल्कुल लगता हुआ है। कुछ अपराध करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उनके साथ सख्ती से डील किया जाता है जी। लेकिन जिस मतभेद की आप बात कर रहे थे, अपराध के जो आरोप लगाने वाले आपकी पार्टी के लोग भी बहुत हैं जो चर्चा करते हैं कि जिस तरह से आपराधिक गतिविधियां हमारे विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रही है, हमारे जिले में बढ़ रही है और उससे हमारे प्रदेश पर भी उसका असर पड़ रहा है। इन दिनों कई बार इस बात को लेकर स्टेट लेवल पर, डीजी के स्तर पर भी जब बात हुई है तो ये चर्चा हुई है कि आसपास के प्रदेशों से और खासकर हरियाणा से आने वाले जो आपराधिक तत्व हैं उन्होंने हमारे यहाँ पर माहौल को खराब किया है। सवाल ये है जेपी चंदेलिया जी कि ये जो मतभेद, ये जो गुटबाजी पार्टी के भीतर आपके इलाके से लेकर जयपुर तक जो है, वो आपकी, अगर इस चुनाव में किसी और उम्मीदवार को पार्टी तय करती है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? पहली बात तो मैडम ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हरियाणा से सीमा खाली पिलानी नहीं लगती। राजस्थान के बहुत से ऐसे राजगढ़ की भी लगती है, चूरू से जिला चूरू में भी है, मुझे मालूम है बिल्कुल। हाँ जी, सीमा लगती है। जहां तक मेरी विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, क्राइम रेट कम हुई है। और आपने ये पूछा कि किसी अन्य कैंडिडेट को मुझे मेरी पार्टी की के निर्णय लेने की क्षमता पर पूरा विश्वास है। मेरी पार्टी काम की पूजा करती है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग काम की पूजा करते हैं और मेरी पार्टी इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है। जो जब कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार चला, जिसने क्षेत्र का विकास कराया, जो अनुशासित रहा, उस आदमी को तवज्जो दी जानी चाहिए। इससे मुझे तो कहीं कोई शंका मैडम लग ही नहीं रही है कि किसी अन्य को, आपने पूछ लिया इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि मेरी पार्टी मेरे अलावा किसी अन्य को दे। और वैसे भी मैं लगभग 14,000 वोटों से जीता हुआ हूँ, बराबर क्षेत्र के लोगों के में साथ रहा हूँ, पार्टी के हर कार्यक्रम में मैंने भाग लिया और मुझे कहीं कोई आशंका नहीं कि मेरी पार्टी मेरा टिकट काट देगी। आप आश्वस्त हैं कि पार्टी आपको मैदान में उतारेगी। आपको पार्टी मैदान में जब उतारेगी तो आप जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच जाएंगे तो आप वादे करेंगे कि अगले 5 साल आप क्या करेंगे? हमें बता सकते हैं जेपी चंदेलिया जी, अगले 5 साल का प्लान क्या है आपका विधायक बनकर? बिल्कुल, तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगी। मैं जनता के बीच ही हूँ। मैं सुख दुख में जनता के उस समय भी साथ था जब मैं निर्दलीय के रूप में 60,000 वोट लेकर के भी हार गया। उस समय भी मैं हारा हुआ 5 साल तक जनता के सुख दुख में था। जनता ने मुझे जिताया, तो भी मैं उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहा और आगे भी जनता जो भी निर्णय लेगी उनके सुख दुख में साथ रहूंगा क्योंकि मैं यहाँ का लोकल आदमी, मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन यही हुई, यहीं का जायज आदमी हूँ, इससे वो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 5 साल की आप पूछते तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो नेटवर्क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने यहाँ तैयार कर दिया तो और अधिक डेवलप करूंगा, उनको इस स्थिति में लाऊंगा कि यहाँ के लोग का और अधिक फायदा उठाए, का और ज्यादा एडवांटेज लोगों को मिले। जो कॉलेजेस मैंने ले आया, अगर डिग्री कॉलेज उसको पीजी में करना चाहूँ
प्रोफेशनल कोर्सेज डेवलप करना चाहूंगा, टेक्निकल कोर्सेज डेवलप करना चाहूंगा, रोड नेटवर्क को और सुदृढ़ करना चाहूंगा। और ये जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की 8,700 करोड़ रुपए की योजना बहुत मेहनत करके और मंजूर हुई है सरकार से, उस योजना का पानी मैं, क्योंकि पानी की हमारे यहाँ भारी किल्लत है, बात को मैं जानता हूँ, सैकड़ों ट्यूबवेल मैंने बना दिए लेकिन फिर भी पानी की किल्लत है। उस योजना को अक्सर से क्रियान्वित करने के लिए मैं मेरी जान लगा दूंगा कि हर कस्बे में, मेरे विधानसभा क्षेत्र के हर कस्बे में, हर गांव में, हर ढाणी में, आबाद ढाणी में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी जाए और मेरी बहनों को उनके घरों में पवित्र गंगा का पानी मिले, पीने के लिए गंगा का पानी मिले, इस नदी का पानी मिले, इस नहर का पानी मिले। एक बात आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों जो मैं लोकल, ये मेरे मैं इनका पानी का रिजर्वेशन ली 103 आरडी से, इंदिरा गांधी केनाल प्रोजेक्ट के 103 आरडी से मैंने रिजर्व करा दिया है। जिस जो पानी हमारे लिए रिजर्व हो गया वो हमारे क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए हमेशा मिलेगा। अगर आप परमिशन करते हो, एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी जो कार्य करने का जो शैली है वो खाली अभी तुरंत इंस्टेंट लाभ देने की नहीं है, लाभ मिलना चाहिए पीढ़ियों को। मेरे विधानसभा के वर्तमान लोग भी उसका लाभ उठाएं, उनके बच्चे उठाएं, उनके पोते पोतियां उठाएं, उनकी जनरेशन उठाएं। उसी हिसाब से मैं परमानेंट काम कर रहा हूं, टेम्परेरी काम में कोई नहीं करता, परमानेंट जिसका लाभ पीढ़ियां उठाएंगी ऐसे काम में करता हूं। ये मेरी स्टाइल है। फेसबुक पर आपके जो दर्शक हैं, आपके जो एक तरह से फॉलोवर हैं या आपको प्रेम करने वाली जो जनता है, उसमें सुरेश कुमार डांगी हैं, वो लिख रहे हैं आपके लिए कि आप बहुत ग्रेट एमएलए हैं। लेकिन जेपी चंदेलिया जी, सवाल ये है कि आपने एक अपनी पूरी प्रशासनिक पारी की, उसके बाद आप दूसरी पारी राजनीति में कर रहे हैं, और हम राजनीति में युवाओं की बात भी करते हैं। आपकी उम्र 72 साल होने वाली है। आपको लगता है कि राजनीति में युवाओं को ज्यादा जगह देनी चाहिए और आपका जो अनुभव है वो उन्हें मिलना चाहिए? दोनों बात है मैडम, राजनीति में बिल्कुल युवाओं को भी पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए, लेकिन अनुभव का भी फायदा लेना चाहिए। मेरी पार्टी, ये मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि मेरी पार्टी ने एक अच्छा कॉम्बिनेशन किया हुआ है, अनुभव का भी फायदा ले रही है और यूथ को भी आगे बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है। दोनों को ही आगे आना चाहिए, यूथ को बिल्कुल फायदा मिलना चाहिए, उनको नए नए अवसर मिलने चाहिए। अगर वो नहीं मिलेंगे तो हमारी देश की भावी पीढ़ी कहाँ जाएगी, कैसे करेगी? ये मैं सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने यूथ की चर्चा की है जेपी चंदेलिया जी, तो आपकी पार्टी पिछले 5 साल से राजस्थान में जिस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वो ये है कि सचिन पायलट जैसे युवा को पार्टी ने एक तरह से दरकिनार किया हुआ है। इस बात का जब आप जनता के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, युवाओं के बीच होते हैं, तो इस बात का नकारात्मक असर आपको भी देखने को मिलता है। जब पार्टी के लिए इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो आपको भी झेलना पड़ता है? ऐसा कोई सवाल हमारे सामने, ऐसा कोई क्वेश्चन आती नहीं। सचिन पायलट भी हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और समाज में उनका बड़ा स्थान है, सरकार में भी उनकी बहुत पूछ है, स्थान है, पार्टी में भी है, संगठन से जुड़े हुए हैं, वो कोई छोटे नेता नहीं है। इसलिए हम उनके लिए कोई एडवर्स बात न तो और न मैं उनके बारे में कोई एडवर्स बात करता। और ये कहना चाहता हूँ यहाँ कि हमारी पार्टी के सारे ही लोग एक साथ हैं, पार्टी में पूरा संगठन है और माननीय अशोक जी गहलोत और माननीय श्री सचिन पायलट जी और दूसरे जो हमारे नेता हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों और चाहे नेशनल स्तर के हो, एक साथ मिलकर के पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का पुनः राज है और आएगा। राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार रिपीट होने जा रही है, ये मेरा दृढ़ मत है। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी तो विधायकों की संख्या कितनी अपेक्षित है? आप तो क्योंकि ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कैलकुलेशन है आपके पास, पूरे राजस्थान में कितनी सीट मानकर चल रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी की? देखिए, इसमें अलग अलग मत हो सकते हैं, मैं ज्यादा उपस्थित हूँ और अनुमान लगाए, जिंदगी भर यही काम किया है। मेरे हिसाब से लगभग 150 सीट हमारी आएगी, 150 सीट कांग्रेस की आएगी और 50 में ये सब लोग चल जाएंगे जो हमारे प्रतिद्वंदी, मेरा अनुमान है जी। और आपके मुताबिक राजस्थान के कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं?
वो तो विधायक, देखिए हमारे यहाँ सिस्टम, विधायक चुनते हैं विधायक दल के नेता को, तो उस समय जो विधायक जीतेंगे उनकी हमारी हाईकमान मीटिंग बुलाएगी और उस मीटिंग में ये तय होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये तय है कि मुख्यमंत्री राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। जी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा राजस्थान में, लेकिन बीजेपी में बड़ी संख्या में आप जैसे ब्यूरोक्रेट शामिल हो रहे हैं। क्या वजह है जेपी चंदेलिया जी, आपके जूनियर्स जितने आप देख रहे हैं वो अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ का रास्ता अपना रहे हैं? कांग्रेस में शामिल होने वालों की संख्या बहुत ही कम, ना के बराबर है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है मैडम, और कांग्रेस में हमारी पार्टी मिस्ड कॉल वाली नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड मी? मिस्ड कॉल, टेलीफोन पे अंगुली लगाई, मिस कॉल कर दिया। हमारी पार्टी वो नहीं है कि उससे सदस्य बन जाए। हमारे यहाँ सिस्टम से चलता है काम, और इतनी बड़ी पार्टी है कि बहुत काफी, मतलब जिसको ये कह दीजिए कि पूरी तरह पैक्ड है। नए आदमी की एंट्री भी हमारे यहाँ होती है तो उसी व्यक्ति की होती है जो हमारी कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति में विश्वास करता है। इसलिए वो बीजेपी में जाए या और किसी पार्टी में जाए तो उन पर निर्भर करता है। जो हमारी रीति नीति का आदमी है, तो कांग्रेस की रीति को मानता है, नीति को मानता है, सिद्धांतों में विश्वास करता है, उसका स्वागत है, उसको आना चाहिए। और मान लो कोई इस बात में विश्वास नहीं करता, बीजेपी के सिद्धांतों में विश्वास करता है, नफरत की राजनीति में विश्वास करता है, मोहब्बत की दुकान में विश्वास नहीं करता, नहीं जाए, उसका कोई काम नहीं है। ये जो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस का, बस ये इन दो शब्दों में सिमट कर रह गया है, मोहब्बत की दुकान और नफरत का बाजार। ये समरी है मैडम पूरे सिद्धांतों की, जैसे होता है ना सारांश, ये सारांश है। सांप्रदायिकता, भाई भाई को लड़ाना, एक दूसरे का नफरत फैलाना, और विशेष करके कुछ माइनॉरिटी हो, कुछ और हो, उनके लिए दिल में कोई स्थान नहीं होना, ये किसी एक वर्ग विशेष पार्टी का हो सकता है। कांग्रेस के लिए मैं ये कहूंगा कि सबके लिए कांग्रेस के दिल में स्थान है, सबको इज्जत देती है, सबके लिए मोहब्बत, सबके लिए प्यार, सबके लिए प्रेम, सबके लिए स्नेह और सबके लिए आदर और इज्जत, ये कांग्रेस का सिद्धांत है। जेपी चंदेलिया जी, जब आप लोगों के बीच में होते हैं, जनता के बीच में होते हैं, जिस जनता ने आपको इतना प्यार दिया है, असीम आपको वोट बैंक आपके साथ है, और जिस मोहब्बत की दुकान की आप बात करते हैं, उस मोहब्बत की दुकान में आप देखते हैं कि आपकी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखते नहीं है, एक दूसरे को विश नहीं करते हैं। आपको किस तरह से व्यवहारिक लगता है और उन सब सवालों के जवाब आप कैसे देते हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को? पहली बात तो ये मैडम, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है हमारे यहाँ, एक दूसरे से हमारे नेता बात नहीं करते, और कई बार ज्यादा अगाध प्रेम होता है, ज्यादा प्रेम होता है, बहुत मोहब्बत के साथ बैठते हैं। कोई जरूरी बात करनी, बात करते हैं सब आपस में, जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसी बात करते हैं। अनावश्यक रूप से कोई बात ऐसी हमें नजर आई नहीं, ऐसी बात। सबका प्रेम है, सबकी मोहब्बत है। जब हमारे पास मोहब्बत होगी तो ही तो हम किसी को दे पाएंगे, कांग्रेस के पास तो है ही। ऐसा कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं। आपकी जो जनता है वो इतना समझती है कि ज्यादा प्रेम होता है तो बात करना जरूरी नहीं होता है। वो जनता आपको विधानसभा में बोलते हुए तो देख चुकी है, वो जनता आपको विधानसभा में मंत्री की शपथ लेते हुए भी देखना चाहती है। देखिए मैडम, मैं बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन आपने, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे उतना ही प्यार करते हैं जैसा एक बाप अपने बेटे से करता है, एक भाई अपने भाई से करता है, और किसी भी रूप में कोई रिलेशन आप ले लो, अपने उसी हिसाब से मेरे को प्यार करते हैं। बहुत प्यार मिला मेरे को में, और इन्होंने मुझे सलाखों को उठाया है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि मैं अपने दिल की गहराइयों से इनसे प्यार करता हूँ, बच्चे बच्चे से प्यार करता हूँ, एक एक आदमी को मैं जानता हूँ, एक एक घर को मैं जानता हूँ, और उनको नाम से बोलता हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। और वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और बहुत ज्यादा अगाध प्रेम है। बहुत इज्जत दी है उन्होंने मेरे को, और मुझे जो आजकल मैं घूम रहा हूँ क्षेत्र में, मुझे लगता है मैडम जो मेरा अंतर पिछली बार था सीखने का, कम से कम 2 गुना 3 गुना अंतर मेरे को जनता देगी। और रही बात मंत्री पद की, तो देखिए अभी भी मैं विधानसभा के सभापति पैनल में हूँ। अभी जो वर्तमान में पहली बार जीत करके भी माननीय डीपी जोशी साहब जो हमारे स्पीकर है, उन्होंने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे को
जो सभापति है विधानसभा का, उसके पैनल में मैं हूँ, सभापति हूँ, और साथ ही जो यहाँ की विशेषाधिकार समिति है उसका अध्यक्ष हूँ। पहली बार जीता हुआ एकमात्र मैं ही व्यक्ति हूँ जो विशेषाधिकार समिति का या किसी समिति का अध्यक्ष बना और सभापति उसके पैनल में। बाद ये भी प्यार है उनका, ये प्यार है उनका, मेहरबानी बिल्कुल है। प्यार है उनका, बिल्कुल प्यार है उनका। निश्चित रूप से आपके अनुभव का सम्मान भी है, लेकिन फिर भी आपको ये बताना पड़ रहा है, आपको ये याद दिलाना पड़ रहा है कि मैंने 2018 में उस व्यक्ति को हराया जो 7 बार विधायक रहा, इसलिए आप मेरा ध्यान रखो, मेरे टिकट का ध्यान रखो। इस तरह की खबरें भी बहुत आ रही है जेपी चंदेलिया जी। खबरें मैडम अपने हिसाब से बनाते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा कोई नेगेटिव कोई वातावरण नजर नहीं आया। क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। और एक बात और निवेदन करूं आपसे, लोकतंत्र में आप बिल्कुल एक तरफ आगे बढ़े जा रहे हैं और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, चाहे छोटा सा ही हो, छोटा ही ग्रुप हो चाहे, अगर आपको रोकने टोकने वाला नहीं है तो वो एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। अपने मत को व्यक्त करने का, अपने विचार को व्यक्त करने का, अगर मुझसे कोई डिसएग्री करता है तो उस बात को कहने का ये जो अधिकार है, यही तो हमारे संविधान में दिया है। इसलिए मैं उसको मानता हूँ कि अच्छी परंपरा है। बाकी बाई एंड लार्ज जनता मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। चुनाव जैसा लोग कह रहे हैं, मैं उनकी आंखों को जो देख रहा हूँ, राजनीतिक पारी उनकी है बॉडी आपकी, लैंग्वेज को देख रहा हूँ। राजनीतिक पारी जो है आपकी, लगभग 10 साल हो गए हैं। पहला चुनाव आपने निर्दलीय लड़ा, दूसरा चुनाव आपने कांग्रेस पार्टी के बैनर पे लड़ा, तीसरा चुनाव आप लड़ने वाले हैं। इसके बाद और कितने चुनाव देखते हैं आप अपने लिए? चुनाव ही सब कुछ नहीं होता मैडम। ये चुनाव तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा, जैसा आप बता रही है मैं भी देख रहा हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़वा रही है कि चुनाव आपको लड़ना है, मेरे साथ है, मेरी पार्टी मेरे साथ है, मेरा हाईकमांड मेरे साथ है, मेरे पार्टी के नेतागण मेरे प्रति सद्भावना रखते हैं, शुभकामना रखते हैं, मेहरबानी रखते हैं। इसलिए सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। रही बात आगे की, तो आगे सत्ता और संगठन दो चीजें होती है। अभी एमएलए के रूप में या दूसरे नाम आपने अभी लिए, कोई भी किसी भी क्षमता में मैं काम करूं तो वो होगा सत्ता, और संगठन भी तो है। बेसिकली मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी हूँ, पीसीसी का भी यहाँ से मैं मेंबर हूँ, वो मेरा संगठन का रूप है। तो संगठन में भी काम करेंगे आगे, तो जरूरी है कि विधानसभा में ही जाए। पहला ये चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में जनता मुझे भेजेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और आपने शुभकामना व्यक्त करी, तो हमारा मुख्यमंत्री जो भी होगा वो जाने, और हमारा जो रूलर होगा, मतलब जो पावर में जो मिनिस्टर सीएम आएगा वो जाने, हमारी कैबिनेट जाने, वो जो भी भूमिका हमको मिलेगी वो भूमिका हम अदा करेंगे और आगे संगठन में भी काम करेंगे जब तक सांस है। लेकिन उससे पहले बड़ी चुनौती है चुनाव जीतना, और इस चुनाव जीतने की चुनौती में आपके सामने बीजेपी ने जो बाकी राजनीतिक दलों के साथ, दूसरे प्रदेशों के क्षेत्रीय जो दल हैं उनके साथ जो गठबंधन किया है, और हमारे यहाँ का जो गठबंधन है, जो तीसरा दल है आरएलपी है या बीएसपी है, वहां शेखावाटी में इन राजनीतिक दलों ने भी अपनी जगह बनाई है। वो जो बीजेपी की रणनीति है उससे कितना डर है आपको? बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। कांग्रेस यहाँ स्थापित हो चुकी है। झुंझुनू जिले की 7 सीटें मेरे अनुमान के अनुसार कांग्रेस की आएगी। और देखिए लोकतंत्र है हमारे देश में, इसलिए हर पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करने का, चुनाव लड़ाने का। यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि मैं लोकल हूँ यहाँ का। बाकी मेरे सामने जो टिकट मांगने वाले लगभग इस विधानसभा क्षेत्र के बाहर के हैं, मैं यहाँ का लोकल हूँ। ये लोग मेरे हैं, यहाँ के वोटर, वो अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने बताया मेरा 15 साल होगा, 10 साल होगा, ये 5 साल में 2 महीने के लिए आते हैं और टिकट मांग करके चले जाते हैं। टिकट नहीं मिला तो फिर जनता को संभालते ही नहीं है। मैं हारा तो भी जनता के साथ था, टिकट नहीं मिला मुझे, निर्दलीय लड़ना पड़ा, वो भी जनता के सुख दुख में साथ था। और पार्टी ने मुझे टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने जीता, तो भी जनता के सुख दुख में साथ में, और आगे भी, क्योंकि मैं तो यही का हूँ, लोकल हूँ। इसमें से अधिकतर लोग बाहर के, विधानसभा क्षेत्र के बाहर के हैं, वो रहे नहीं रहे उन पर डिपेंड करेगा कैसा नजर आया। इससे चुनाव में मेरे सामने टिकट मांगने वाले लोग अभी तक जनता के सुख दुख में लगे नहीं है। अभी 2 महीने के लिए आ जाते हैं, टिकट मांग लेते हैं। जी, टिकट मांगने का उनका अधिकार है।
टिकट मांगने का उनका अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। सबका स्वागत है मेरे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जेपी चंदेलिया जी, आपको चुनाव में टिकट मिले, पार्टी आपका ध्यान रखे और आप जनता का जो आपको साथ है वो भी मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और न्यूज 24 के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय देने के लिए। न्यूज 24 पर हम हर दिन आपको राजस्थान की विधानसभाओं का हाल, उनके विधायकों की जुबानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल किसी और विधानसभा की बारी आपके साथ, इंतजार कीजिए और तब तक न्यूज 24 के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को देखते रहिए। आपके सुझाव साझा